आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 68 से 72 में बताया गया। अब क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट क्या है उसको एग्जांपल से समझिए। जैसे मान लीजिए आपने किसी पर्सन को यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेकिन आपको जिसे ट्रांजैक्शन करना था उसकी जगह किसी स्ट्रेंजर को ट्रांसफ़र हो गया, तो अब वो स्ट्रेंजर पैसे देने से मना कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, क्या आप इस पैसे को रिकवर कर सकते हैं? तो आंसर इज़ यस, कर सकते हैं। लेकिन आप एक चीज़ सोचिए, क्या आपके और आपके स्ट्रेंजर जिसको आपने ट्रांसफ़र कर दिया है उसके बीच क्या कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट था अमाउंट ट्रांसफ़र करने का? नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी आप उस पैसे को रिकवर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक लीगल ऑब्लिगेशन बनती है स्ट्रेंजर की कि वो उस पैसे को रिटर्न करे। दिस इज़ कॉल्ड क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। अब क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि अ रिलेशनशिप विच रिजेंबल अ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट जैसा दिखाई देता है कि हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बट एक्चुअली में वो कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया जाता है। सो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। अब अनजस्ट एनरिचमेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी नो वन शुड बिकम रिच थ्रू अनदर पर्सनस लॉस। एक पर्सन को लॉस हुआ है, उस वजह से दूसरा पर्सन जो है वो रिच नहीं हो सकता है। ये एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है जिसका नाम है लैटिन मैक्सिम है एक, जिनका मतलब होता है अनजस्ट एनरिचमेंट। और अनजस्ट एनरिचमेंट का मतलब है कि किसी भी पर्सन को अनजस्टली इनरिच यानी अमीर नहीं होने दिया जाएगा एट द लॉस ऑफ अदर, कि दूसरे पर्सन को कोई लॉस हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए जिस पर्सन जो स्ट्रेंजर पर्सन है उस पैसे को रिसीव कर लिया, अब वो देने से मना कर रहा है, तो जिस पर्सन का पैसा था उसके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो जो इंजर्ड पर्सन है जिसके साथ गलत हुआ है वो या तो कंपनसेशन ले सकता है या रिम्बर्समेंट करा सकता है। तो क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 68 से 72 में बताया गया। अब वन बाय वन क्या हर सेक्शन डील करता है क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट से, वो पढ़ लेते हैं। जैसे सेक्शन 68 बात करता है सप्लाई ऑफ नेसेसिटी टू पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जिसका मतलब है सप्लाई ऑफ नेसेसरीज़। नेसेसरीज़ का मतलब क्या होता है? नेसेसरी का मतलब होता है रोटी कपड़ा मकान, और इसके साथ साथ अगर कोई एजुकेशन दे रहा है या उसके साथ साथ मेडिकल एक्सपेंस कर रहा है, तो ये सारी नेसेसरी है। ये एक जीवन को जीने के लिए बेसिक नेसेसरी होती है जिसके बिना कोई इंसान नहीं जी सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति नेसेसरी सप्लाईज करता है, यानी किसी को रोटी दे रहा है या कपड़ा दे रहा है या किसी के लिए झोपड़ी की व्यवस्था कर रहा है या उसकी बेसिक एजुकेशन की जिम्मेदारी ले रहा है या उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और उसके लिए कोई मेडिकल एक्सपेंस कर दे रहा है, तो वो उस एक्सपेंस को रिकवर करने के लिए एलिजिबल है। लेकिन इसमें भी कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, वो देख लेते हैं। पहली बात तो नेसेसरी सप्लाई करनी चाहिए। दूसरा इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी ऐसा नहीं है कि आप किसी भी पर्सन को नेसेसरी सप्लाई कर रहे हो और आप उससे वापस रिकवर कर सकते, नहीं। नेसेसरी के साथ साथ ये ज़रूरी है कि जिसको आप वो नेसेसरी सप्लाई कर रहे हैं वो माइनर होना चाहिए, यानी वो 18 साल से कम का बच्चा होना चाहिए, या फिर उसकी दिमागी हालत हो सकता है सही नहीं है इसलिए आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, या फिर लॉ ने उसको कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर दिया यानी कि वो दिवालिया घोषित हो गया। दूसरी क्या कंडीशन है कि देयर शुड बी सुटेबल टू द पर्सन कंडीशंस इन लाइफ, यानी जो रोटी कपड़ा और मकान की बात हो रही है वो बेसिक रोटी कपड़ा और मकान की बात हो रही है, लग्जरी सप्लाई की बात नहीं हो रही है। कि जैसे मान लीजिए एक बंदा है, आप एक माइनर बच्चे को एक सूट सिल के दे रहे हैं। अब ये जो सूट है ना ये काफ़ी लग्जरी में आता है, बेसिक कपड़ों में नहीं आता है। अब आपने इसको सूट सिलवा के दे दिया, अब बाद में सोच रहे हैं आप कि माइनर से मैं बाद में रिकवर कर लूँगा, लेकिन आप नहीं रिकवर कर पाएंगे, बिकॉज जो सूट की सप्लाई है वो एक नेसेसरीज़ में नहीं आती है, वो एक लग्जरी हो गई। अब नेक्स्ट एसेंशियल ये है कि जो आप सप्लाई कर रहे हैं गुड्स वो गिफ्ट के तौर पे नहीं होना चाहिए, यानी जब आप जब उस गुड्स को दे रहे हैं माइनर को
तो आपके दिमाग में ये है कि मैं वापस इससे को रिकवर कर लूँगा, या जो भी इसका पैसा है मैं इससे रिकवर कर लूँगा। दूसरी बात ये है कि नॉट पर्सनल लायबल, यानी जो माइनर व्यक्ति है या अनसाउंड माइंड व्यक्ति है वो पर्सनली लायबल नहीं है उस चीज़ का पेमेंट करने के लिए, कि आपने माइनर बच्चे को भूख लगी थी, आपने अपनी तरफ से कुछ खिला दिया उसको, लेकिन इस इंटेंशन से कि मैं बाद में इससे रिकवर कर लूँगा, तो वो माइनर बच्चा पर्सनली लायबल नहीं है उस चीज़ को पेमेंट करने के लिए। अगर माइनर बच्चे की कोई प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी से आप रिकवर कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के दिल देखिए, जैसे कि कोई बच्चा था, उसकी तबीयत ख़राब हो गई और उसके लिए आपने 15,000 रुपये की दवाइयों की व्यवस्था कर दी। अब आप 15,000 रुपये रिकवर कर सकते हैं अगर उसकी प्रॉपर्टी होगी तो। सो सप्लाई ऑफ नेसेसरी समझ में आ गया, आपने किसी की मदद की, नेसेसरी सप्लाई की वो पर्सन को जो पर्सन इनकैपेबल था, जैसे माइनर हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया, तो आप रिकवर कर सकते हैं उतना पैसा, उतना अमाउंट, पर पर्सनली नहीं, उसकी प्रॉपर्टी से। सेक्शन 69 बात करता है दूसरी तरह के क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट की। सेक्शन 69 बात करता है रिम्बर्समेंट ऑफ मनी पेड बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। ये किस तरह का क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पे पार्टीज़ क्या होती, क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट हमने समझ लिया है कि लॉ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करता है, आपने खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता है, ठीक है। रिम्बर्समेंट का मतलब होता है वापस लेना, यानी जो खर्च आपने किया आप उसको रिम्बर्स करा लेंगे बाद में, ऑफ मनी पेड बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। अब ये क्या कह रहा है, कभी कभी क्या होता है कि कोई पर्सन पे कर देता है मनी का विच अनदर पर्सन वॉज लीगली बाउंड टू पे। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने, ये ए जो है वो रेंट पे रहता है और बी इसका जो है ओनर है, ठीक है। तो ये जो टेनेंट है, टेनेंट को पता चलता है कि इस मकान का ना वाटर टैक्स बकाया है। अब वाटर वगैरह टैक्स जो है वो ओनर का पे करने की जिम्मेदारी होती है, या लैंड टैक्स देख लेते हैं कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो बकाया है, जिसकी वजह से बार बार नोटिस आ रही है कि अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स नहीं पे करते हैं तो इस घर को बेच करके हम प्रॉपर्टी टैक्स रिकवर कर लेंगे। अब चूँकि ए पर्सन का इंटरेस्ट है इस घर में, क्योंकि वो उसी घर में रेंट पे रह रहा है, तो ए ने बी के बिहाफ पे ये प्रॉपर्टी टैक्स पे कर दिया, ठीक है। अब ये जो इसने प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है वो बाद में बी से रिकवर कर सकता है। अब आपने यहाँ देखा कि यहाँ ए और बी के बीच कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ नहीं था कि तुम मेरे बिहाफ पे कर देना, ए ने अपने मन से पेमेंट किया, तो यहाँ पे क्या है, ये क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसको पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है। समटाइम्स अ पर्सन पे मनी, ए ने बी का पेमेंट कर दिया, विच अनदर पर्सन इज लीगली बाउंड टू पे, यानी बी की लायबिलिटी थी, लीगली बाउंड कौन था, उसका पेमेंट करने के लिए बी था। इफ़ ही हैड इंटरेस्टेड इन मेकिंग दैट पेमेंट, किसका इंटरेस्ट था उस प्रॉपर्टी पे, ए का, क्योंकि वो उस प्रॉपर्टी पर रेंट पे रह रहा था, अगर बिक जाएगा तो वो रेंट पे कहाँ रहेगा। ही कैन रिकवर इट, यानी अगर उसने बी के बिहाफ पे पेमेंट कर दिया अपने ओनर के बिहाफ पे, तो वो रिकवर कर सकता है। यही एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट है सेक्शन 70। सेक्शन 70 टॉक्स अबाउट ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट। अब ग्रेटिट्यूअस और नॉन ग्रेटिट्यूअस दो शब्दावली होती है। इसका क्या मतलब है, नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट का मतलब है कोई ऐसा काम जो फ्री में नहीं किया गया हो, यानी पर्सन का इंटेंशन था कि ये जो हम काम दूसरे व्यक्ति के लिए कर रहे हैं उसके बदले में पैसे लेंगे, नॉट फ्री। नॉन ग्रेटिट्यूअस का मतलब होता है नॉट फ्री। अब सेक्शन 17 कहता है कि अगर एक पर्सन ने लॉफुली डज समथिंग फॉर अनदर, ए ने बी के लिए कुछ लॉफुली किया, कुछ इसके लिए किया, ही डज नॉट इंटेंडेड टू डू इट फ्री ऑफ कॉस्ट। ए ने बी के लिए कुछ किया लेकिन उसका इंटेंशन ये था कि मैं बाद में इससे पैसा ले लूँगा, जो मैं सर्विस दे रहा हूँ या उसके लिए कुछ कर रहा हूँ उसका मैं बेनिफिट लूँगा, मैं मुफ्त में बी के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो जो अदर पर्सन है एंजॉय और एक्सेप्ट द बेनिफिट। अब ए ने बी के लिए कुछ किया, ए का इंटेंशन था कि वो बाद में बी से पैसे रिकवर करेगा, बी ने क्या किया, वो ए जो सर्विस दे रहा था
उसको एंजॉय भी किया और उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। देन कंपनसेशन मस्ट बी पेड, तब बी को कंपनसेट करना पड़ेगा ए की सर्विसेज के लिए। अब जैसे मान लीजिए, जनरली आपके एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए एक पर्सन ए है जो गलती से बी के घर में कोई फर्नीचर डिलीवर्ड कर देता है। अब बी जो है इस बात को जानता है कि ए से गलती हो गई है, बी को चुपचाप इसके प्रोडक्ट को रिटर्न कर देना चाहिए था, बट बी ने ऐसा नहीं किया। बी ने इस फर्नीचर को यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि बी ने तो कभी मंगाया नहीं था कोई फर्नीचर, तो उसको लौटा देना चाहिए था ना, लेकिन वो उस प्रोडक्ट को यूज़ कर लेता है। यहाँ पे क्या है, ए को कंपनसेट करना पड़ेगा और जितना फर्नीचर का प्राइस होगा ए को देना पड़ेगा बाय बी। इसका एक इम्पॉर्टेंट केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस बीके मोदल एंड सन। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है सेक्शन 71। सेक्शन 71 टॉक्स अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइंडर ऑफ गुड्स? फाइंडर ऑफ गुड्स का मतलब ये होता है कि आपको रास्ते में कोई सामान पड़ा हुआ मिल गया, तो आप कौन हुए? आप उस गुड के फाइंडर हुए, आपने उसको खोजा है। रिगार्डिंग आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वही बात करता है सेक्शन 71। सपोज यू हैव फाइंड समथिंग लॉस्ट वॉलेट। अगर आपको एक वॉलेट पड़ा हुआ मिल गया तो आपकी एज अ बेली की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। बेली की तरह, बेली कौन होता है? देयर आर टू पर्सन, बेलर एंड बेली। बेलर इज द पर्सन हु डिलीवर्ड द गुड्स टू द बेली एंड बेली इज द पर्सन who use that product for certain purpose or certain time period, and when the purpose has been completed it shall be returned to the person जिसका वो प्रोडक्ट था, आपको उसको वापस करना पड़ेगा। बेलमेंट हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे समझ लीजिए जैसे जब आप कपड़ा प्रेस करने के लिए कपड़ा धोबी को देते हैं। अब धोबी ने धोया, कपड़ा प्रेस किया, तो कपड़ा आपका था तो आप बेलर हुए, ठीक है। आपने अपने कपड़े को बेली को दिया किसी पर्पस के लिए या टाइम पीरियड के लिए। जब वो पर्पस कंप्लीट हो गया, यानी जब धोबी ने कपड़ा धो दिया, तो वो आपको वापस कर देगा। तो ये क्या है? दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपको रास्ते में कोई गुड्स मिल गया है पड़ा हुआ, तो आपकी एज अ बेली की ही तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। सो ही टेक रिजनेबल केयर एज अ ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन। तो एक व्यक्ति जिसको एक वॉलेट पड़ा हुआ मिला है, तो उसकी क्या जिम्मेदारी है? उसकी रिजनेबल केयर करे। ऐसा ना हो कि उसके पास वॉलेट आया और उसको सही तरह से उसने रखा नहीं और फिर से चोर चुरा के ले गया, तो ठीक है। तो एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन का मतलब है कि एक स्वस्थ मस्तिष्क का लॉजिकल बंदा है, उसका दिमाग ठीक से काम करता है, तो वो जैसे एक्ट करेगा उन सिचुएशंस में, वैसे सिचुएशन में आपको भी एक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक रिजनेबल केयर, आप उस प्रोडक्ट को संभाल के रखेंगे, आप उसका पर्सनल यूज़ नहीं करेंगे। ऑब्वियसली बात है, ऐसा नहीं कि वॉलेट में कुछ पैसे हैं तो और आप उसको निकाल के ले गए और अपना यूज़ कर लिया, उससे कुछ बेनिफिट कमा लिया, नहीं। ट्राई टू फाइंड द ट्रू ओनर। ऑब्वियसली बात है, ऐसा नहीं है कि आपको प्रोडक्ट मिला है, वॉलेट मिला है तो आप उसका पर्सनल यूज़ करने लगे। आपको उसके ट्रू ओनर को भी फाइंड करना है कि आखिर वो वॉलेट है किसका। आप ट्रू ओनर कैसे फाइंड करेंगे? जो जो चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है उस वॉलेट में कोई आधार कार्ड हो या कुछ एड्रेस आपको मिल जाए, या फिर आप पुलिस को दे देंगे कि मुझे एक बटुआ पड़ा हुआ मिला है। तो इस तरह से आप उस ट्रू ओनर को फाइंड करेंगे। रिटर्न देम व्हेन द ओनर इज़ फाउंड। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ओनर मिल जाता है तो आप उसको रिटर्न कर देंगे। तो ये सारी आपकी क्या है? ड्यूटी है, अगर आपको कोई प्रोडक्ट पड़ा हुआ मिल जाता है रास्ते में। नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द राइट्स। ऐसा नहीं कि सारी आपकी जिम्मेदारी है, कुछ अधिकार भी हैं आपके पास। अब क्या अधिकार हैं? रिकवर नेसेसरी एक्सपेंसेस फॉर प्रिजर्विंग द गुड्स और लोकेटिंग द ओनर। अब जैसे मान लीजिए कि आपने ओनर को ढूंढने के लिए कुछ खर्च कर दिया, या फिर उस गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए, संभाल के रखने के लिए आपने एक बैंक में लॉकर की व्यवस्था कर दी, तो वो जो लॉकर का चार्जेस होंगे वो, और उस ओनर को ढूंढने के लिए जो आपने पैसे खर्च किए हैं, वो सब पैसे आप अगर ओनर मिल जाता है तो रिकवर कर सकते हैं।
दूसरा राइट टू पर्टिकुलर लिएन, इसका क्या मतलब होता है कि जो आपने एक्सपेंसेस किए हैं उस प्रोडक्ट को संभाल के रखने के लिए या ओनर को ढूंढने के लिए, तो जब ओनर मिलेगा तो आप उससे मांगेंगे कि मेरा ये खर्चा हो गया। अगर ओनर उस पैसे को देने से मना करता है तो आप उस प्रोडक्ट को लिएन कर सकते हैं। लिएन करने का मतलब अपने पास रख सकते हैं, रोक के रख सकते हैं जब तक वो उस नेसेसरी एक्सपेंसेस को दे नहीं देता। नेक्स्ट है राइट टू सेल द गुड्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप उस गुड्स को सेल भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशन है कि आप उस गुड्स को कब सेल कर सकते हैं। सेक्शन 169 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि अगर आपको ओनर नहीं मिल रहा है, आपका ओनर आपने बहुत खोजा आपको नहीं मिला, तो आप गुड्स को सोल्ड कर सकते हैं। या फिर अगर वो जो रिजनेबल एक्सपेंसेस आपने उस गुड्स को संभाल के रखने के लिए किए थे और वो एक्सपेंसेस नहीं दे रहा लिएन करने के बाद भी, तब आप उस गुड्स को सोल्ड कर सकते हैं। या फिर गुड्स जो है ना पेरिशेबल नेचर का है। पेरिशेबल नेचर का मतलब दूध, दही, पनीर अगर टाइप का कुछ सामान है जो जल्दी ख़राब हो जाएगा, तो अब आप उसके ओनर को ढूंढने में समय लगाएंगे, तब तक तो वो सड़ जाएगा, तब तक आप उस गुड्स को बेच सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज़, अगर उस गुड्स को संभाल के रखने में आपका 2/3 से ज़्यादा, 2/3 से ज़्यादा एक्सपेंस हो गया है उस गुड्स की वैल्यू से ज़्यादा। सपोज करिए कोई प्रोडक्ट है 600 का, अगर हम इसका 2/3 वैल्यू निकालते हैं तो क्या आती है, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी 400 रुपये से ज़्यादा अगर आपने उस गुड्स को संभाल के रखने में खर्च कर दिया है तो आप अब इस गुड्स को बेच सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, दीज आर दी राइट्स एंड ड्यूटीज़। एंड द लास्ट वन इज सेक्शन 72, जो बहुत ही सिंपल है। वो कहता है कि मनी पेड और गुड्स डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्जन। कोर्जन हम लोगों ने पढ़ लिया, मिस्टेक भी पढ़ लिया। अगर आपने गलती से किसी को मिस्टेकली पैसे दे दिए या गुड्स डिलीवर कर दिया है, या तो मिस्टेक में या कोर्जन के केस में, तो जो रिसिपिएंट है जिसने वो पैसे लिए हैं उसको रिटर्न करना पड़ेगा। जैसे अभी हम लोगों ने पहला ही एग्जाम्पल वही देखा था कि आपने गलती से किसी के अकाउंट में गलती से पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, तो यहाँ क्या मनी दे दी है आपने मिस्टेकली, तो आप जिसको दिए हैं स्ट्रेंजर को, उसे वो पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो दिस इज सेक्शन 72। इसका केस है सेल टैक्स ऑफिसर वर्सेस कन्हैयालाल मुकुंदलाल शराफ। अब इसमें क्या होता है कि एक बंदा रहता है, उसने टैक्स का पेमेंट कर दिया है गलती से, जो उसको नहीं करना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आपने गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स दे दिया है या देना नहीं था और आपने गलती से दे दिया है, तो आपको वो गवर्नमेंट वो पैसे वापस करेगी अंडर सेक्शन 72। क्लियर है? हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।